नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम बात करने वाले यहाँ पे वेदांता शेयर के बारे में। तो वेदांता के लिए काफ़ी सारे अपडेट्स निकल के आए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला अपडेट है कि CLSA ने इनको अपग्रेड किया हुआ है और टारगेट्स भी यहाँ पे अच्छे खासे दिए हुए। तो इनका हम यहाँ पे देख लेंगे किस तरीके से टारगेट दिए हुए, किस तरीके से इन्होंने कॉमेंट्री करी हुई है इनकी ग्रोथ के ऊपर। और जो नेक्स्ट आपका न्यूज़ निकल के आता है चाइना की तरफ से, काफ़ी बड़ा न्यूज़ निकल के आता है स्टॉक के लिए, वो भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और जो ब्लैक रॉक और जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म्स हैं जो यहाँ पे अच्छी खासी इन्होंने स्टेक बढ़ाई हुई है, ये भी हम यहाँ पे देख लेंगे कि किसने कितनी स्टेक यहाँ पे बढ़ाई हुई है और इसका आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। देन यहाँ पे लास्ट में मैं आपको एक स्टॉक बताऊंगा जो आपका अच्छा खासा डिविडेंड देने वाला है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना और एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए आज जो स्टॉक आपका अच्छा खासा गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद भी यहाँ पे हमें काफ़ी तेज़ अपसाइड की मोमेंटम देखने को मिली। और स्टॉक ने जो आज का हाई लगाया लगभग 370 का, या आपका 52 वीक हाई भी यहाँ पे साबित होता हुआ दिखाई दिया। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त अपसाइड की मूव आज के दिन आती हुई दिखी है। और रिसेंट अगर आप देखोगे तो 1 अप्रैल से स्टॉक में हमें वन साइडेड बुल रैली यहाँ पे देखने को मिली हुई है। जरा सा भी स्टॉक ने डीप नहीं दिया है। बीच में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, 2 रेड कैंडल्स यहाँ पे लगे, लेकिन नेक्स्ट डे फिर से गैप अप और स्टॉक फिर से भाग गया। तो स्टॉक ज़रा सा भी यहाँ पे डीप देने के चक्कर में नहीं है। तो जिनके पास है वो सेल करने का यहाँ पे गलती मत करो। अगर आपके पास है तो आप थोड़ा बने रहो, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त बुलिश मोमेंटम आया हुआ है और जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने यहाँ पे अपनी स्टेक बढ़ाई हुई है। तो स्टॉक के प्राइजेस ड्रास्टिकली नीचे आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। जब तक अभी ये लोग सेल नहीं करते स्टॉक नीचे नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आपके पास से स्टॉक है तो थोड़ा बने रहो, क्योंकि मोमेंटम अभी कंटिन्यू है। तो एंजॉय करो। और जो यहाँ पे ये रैली मिस कर चुके हैं, क्या इनको ये लेवल पे बाय करना चाहिए या नहीं चाहिए, इसके बारे में हम देख लेंगे। तो ये हो गया आपका टेक्निकली स्टॉक आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। तो जो न्यू इन्वेस्टर है मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको बाय करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि CLSA ने जो टारगेट्स दिए हुए हैं वो टारगेट्स आपके लगभग 390 के आसपास में है। तो यहाँ से अगर देखोगे तो कुछ ज़्यादा अभी अपसाइड इसकी बची नहीं है। तो थोड़ा सा वेट करना सही रहेगा। अगर स्टॉक में कुछ डीप आता है या फिर स्टॉक कुछ कंसोलिडेशन दिखाता है तो उस केस में अगर ब्रेकआउट होता है तो वो टाइम पे आप कुछ सोच सकते हो इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये लेवल पे आई थिंक बाय लेवल तो बिल्कुल भी नहीं है। जिनके पास है वो थोड़ा सा यहाँ पे देखो, अगर स्टॉक नीचे आने लगे तो एक एसएल लगा के रख दो, अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो एंजॉय करो। बाकी जो न्यू इन्वेस्टर है थोड़ा सा वेट करो, कुछ डीप आता है स्टॉक में तो उस केस में आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे इंट्राडे में स्टॉक ने आज आपका लगभग 8% का जंप लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे CLSA ने इनको अपग्रेड किया हुआ है। तो पूरा यहाँ पे देख लेते हैं CLSA ने किस तरीके से टारगेट्स यहाँ पे अपग्रेड किए हुए है। CLSA की जो पहली यहाँ पे रेटिंग थी वो थी लगभग अंडर परफॉर्म की, और अंडर परफॉर्म से इन्होंने यहाँ पे बाई की रेटिंग दी हुई है। पहले के जो टारगेट्स थे 260 के टारगेट थे, तो 260 से यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने 390 के टारगेट्स दिए हुए। तो काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ थी, क्योंकि जो टारगेट रिवाइव उन्होंने किए काफ़ी यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है आपको। 260 में और 390 में आप यहाँ पे फ़र्क देख लो, लगभग 50% के आसपास का यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जिसके कारण क्या हुआ कि ये स्टॉक आपका लगभग 8% आज के दिन भाग गया। तो काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंट यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ से करंट लेवल से और 15% की मोमेंटम अभी भी पॉसिबल है। इस तरीके से जो टारगेट दिए हुए तो उस तरीके से अगर आप देखोगे तो अभी भी 15% का मोमेंटम यहाँ पे बची हुई है। आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा। तो देखिए इन्होंने CNBC TV 18 के रिपोर्ट में यहाँ पे कहा है कि कंपनी का जो यहाँ पे बिजनेस है वो अच्छे खासे यहाँ पे डाइवर्सिफाई बिजनेस है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह से इनकी इनकम है, अलग अलग जगह से इनकी इनकम है। तो एक पूरा ग्रुप है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंपनी है। तो इनका जो बिजनेस है डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। और यहाँ पे इनकी जो अभी डिमांड है ना, चाइना की वजह से डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है मेटल्स की। और आप देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से चाइना की जो न्यूज़ है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रही है, गतिविधि काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से बढ़ रही है, जिसके कारण जो मेटल्स की डिमांड है ओवरऑल वर्ल्ड में मेटल्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके कारण हमारा पूरा मेटल सेक्टर भाग रहा है। आप देख सकते हो टाटा स्टील वगैरह जो भी मेटल सेक्टर है सब के सब यहाँ पे दौड़ लगा रहे। और उसमें आज वेदांता ने भी यहाँ पे 8% आज के दिन आपको अपसाइड दिखाई हुई है। तो
ग्लोबल डिमांड के चलते इस स्टॉक में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। और जैसे कि आपको पता है आपका अच्छा खासा डिविडेंड भी देता है, तो डिविडेंड के हिसाब से भी एक कंपनी अच्छा है। और सीएलएसए ने आगे बताया है उनकी रिपोर्ट में कि इन्होंने जो अपना डेप्ट था, डेप्ट भी अच्छा खासा यहाँ पे डिक्रीज़ किया हुआ है, जिसके कारण भी ये स्टॉक अच्छा खासा आगे आने वाले दिनों में कर सकता है। तो डेप्ट भी इन्होंने रिड्यूस किया हुआ है, तो ये भी इनके लिए पॉजिटिव निकल के आता है। और आगे इन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा है कि रिसेंटली जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स है, ब्लैक रॉक है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने अपनी होल्डिंग्स यहाँ पे लगभग 2% से बढ़ाई है लास्ट 4 मंथ में। तो ये 2% भाई साहब इनकी हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 2% होल्डिंग बढ़ाना मतलब काफ़ी यहाँ पे अच्छी न्यूज़ मानी जाती है, क्योंकि ब्लैक रॉक आपका काफ़ी अच्छा यहाँ पे फंड है। उसके बाद में म्यूचुअल फंड्स, जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है, उन्होंने भी यहाँ पे स्टेक बढ़ाई हुई है। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने यहाँ पे स्टेक बढ़ाई हुई है अपनी। तो ये जो नाम सामने आ रहे हैं, नाम कुछ ऐसे वैसे नाम नहीं है, तो जिसके कारण भी स्टॉक आपका अच्छा खासा दौड़ लगा रहा है। और इन्होंने क्या कहा है देखिए आप यहाँ पे और देख सकते हो, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, इन्होंने भी लगभग 2% तक अपनी स्टेक यहाँ पे बढ़ाई हुई है। और एक और बात यहाँ पे एट द सेम टाइम जो एफआईएस है, एफआईएस ने भी यहाँ पे 1.2% की स्टेक बढ़ाई हुई है। तो एफआईएस भी इस स्टॉक को खरीद रहे हैं, डीआईएस खरीद रहे हैं, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, निपॉन म्यूचुअल फंड खरीद रहा है, जो ब्लैक रॉक, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, तो एक बंदे नहीं है, जो बड़े बड़े प्लेयर है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं। और तो और इन्होंने लास्ट में यहाँ पे लास्ट ईयर में अगर आप देखोगे तो फंड रेजिंग भी किया हुआ था 2500 करोड़ का, तो जिसके कारण भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंट देखने को मिला हुआ है। तो चलिए ये तो हो गया न्यूज़ बेस, यहाँ पे जिस तरीके से रेटिंग यहाँ पे अपग्रेड करी गई है, तो ये न्यूज़ बेस यहाँ पे बाइंग देखने को मिली हुई है। और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की तरफ से यहाँ पे बाइंग आती हुई दिखी है, तो ये नॉर्मल बाइंग नहीं है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, जिसके कारण आपको डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे भाव चढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अब ये बात कर लेते हैं स्टॉक के थोड़े फंडामेंटल्स की। तो यहाँ पे स्टॉक का अगर आप देखोगे तो इस शेयर का मार्केट प्राइस है लगभग 1,34,451 करोड़। और इसका जो पी है 27 के पी पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 21.2, रिटर्न ऑन इक्विटी 20.4। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा ही रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छा है। बुक वैल्यू 85 है। और डिविडेंड यील्ड अगर आप देखोगे भाई साहब, तो ये स्टॉक जाना जाता है डिविडेंड के लिए, डिविडेंड का ये स्टॉक किंग है एक हिसाब से। आप बोलो काफ़ी ज़बरदस्त डिविडेंड देता है, कंसिस्टेंटली देता है। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो लगभग पिछले 3-4 साल से ये स्टॉक आपका कंसिस्टेंटली इतना अच्छा खासा डिविडेंड दे रहा है। अगर एफडी से कंपेयर करोगे तो ये लगभग 4x है एफडी के मुकाबले। अगर स्टॉक आपका कुछ नहीं भी करता है तो भी आपको यहाँ पे एफडी के मुकाबले 4x यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। 28% का आप डिविडेंड यील्ड समझ लो, मतलब स्टॉक अगर आपका कुछ ना भी करे तो भी आपको 28% डिविडेंड मिल रहा है, कितना अच्छा है। फेस वैल्यू अगर आप देखोगे तो 1 का फेस वैल्यू। ये डिविडेंड इतना क्यों देता है? क्योंकि इनके हिंदुस्तान जिंक की तरफ से इनको डिविडेंड आता है, तो डिविडेंड की भी इनकी इनकम है, जिसके कारण ये अपने शेयर होल्डर को भी अच्छा खासा डिविडेंड दे देते हैं। तो डिविडेंड देने के लिए कंपनी जाने जाती है, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती, भर भर के डिविडेंड देते हैं, काफ़ी दिलदार कंपनी है। अभी थोड़ा सा इसका अर्निंग के ऊपर हम फोकस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसका रेवेन्यू ट्रेंड देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे बात करोगे रेवेन्यू की, तो लगभग ये जो 3 साल थे 2019 से लेके 2021 तक, तो इनका जो रेवेन्यू था, रेवेन्यू लगभग एक रेंज में फंसा हुआ था। उसके बाद में 2022 में एक अच्छा खासा जंप हमें देखने को मिला। फिर 2023 में अगेन यहाँ पे इनका जो रेवेन्यू था वो बढ़ के आया। अभी 2024 में अगर फिर से बढ़ के आता है तो कंपनी के लिए पॉजिटिव रहेगा। अगर नहीं बढ़ के आता है, अगर इससे अगर कम हो जाता है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में देखने को मिले। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। अगर नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2020 में इनको लॉस था, उसके बाद में थोड़ा सा रिकवर करे, 2022 में भी अच्छा खासा इन्होंने प्रॉफिट गेन किया। लेकिन 2023 में अगर आप देखोगे तो रिवेन्यू वहाँ पे बढ़ा हुआ था, लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पे घटा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव था, जिसके कारण स्टॉक में आपको अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली थी लास्ट ईयर में। बात अभी करेंगे ईपीएस की, तो ईपीएस अभी लगभग है 28.50 का, जो कि आपका रिसेंट ईयर में 2022 में था लगभग 50.73। तो यहाँ पे ईपीएस में भी हमें सफिशिएंट काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिली हुई थी। तो यहाँ पे ईपीएस में भी आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, बिकॉज ऑफ नेट प्रॉफिट में इनकी गिरावट आई थी। बात करते हैं बुक वैल्यू पर शेयर, तो बुक वैल्यू पर शेयर भी इनका गिरा हुआ था,
रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगभग गिरा हुआ था, इतना ज़्यादा नहीं गिरा यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा गिरा हुआ था। तो देखते हैं 2024 में किस तरीके से इनके रिजल्ट्स आते हैं। अगर 2024 में अगर इनका ईपीएस बढ़ के आता है, नेट प्रॉफिट बढ़ के आता है, तो ये कंपनी के लिए बिल्कुल पॉजिटिव होगा। और स्टॉक के जो अपसाइड के टारगेट्स दिए हुए 390 के, तो आई थिंक ये 390 के टारगेट्स भी ये आने वाले दिन में हिट कर जाए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशो। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो कंपनी की सबसे एक ही दिक्कत है, कंपनी डिविडेंड तो काफ़ी अच्छा देता है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि इनके ऊपर डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है। और वो डेप्थ इनसे पिछले कुछ महीनों में इन्होंने अच्छा खासा रिपे भी किया हुआ है। लेकिन अभी अगर आप बात करोगे ईयर ऑन ईयर डेप्ट टू इक्विटी रेशो की, तो 2023 में इनका डेप्थ ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कंपनी को ऊपर डेप्थ तो ज़रूर है, लेकिन कंपनी इसको रिपे भी कर रही है। तो ओवरऑल अगर कंपनी की बात करोगे तो कंपनी उतना यहाँ पे हमें बुरा तो नहीं लग रहा है। बस इनका जो डेप्थ का इशू था, बस वही डेप्थ का इशू थोड़ा सा तकलीफ देने वाला था, जो भी उन्होंने अभी थोड़ा सा कम भी किया हुआ है। अभी अगर बात करोगे करंट रेशो एंड क्विक रेशो की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि करंट एंड क्विक रेशो इनका लगभग 1 से नीचे है, जो कि कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहता किसी भी कंपनी के लिए। तो यहाँ पे ये कम होना, 1 से नीचे रहना मतलब ये कंपनी के लिए निगेटिव रहता है, क्योंकि इनके पास लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एसेट। मतलब एसेट से अगर कंपेयर करोगे तो इनकी लाइबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण ये रेशो आपको कम दिखाई दे रहा है। तो यही है, कंपनी में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस एक ही दिक्कत है इनका डेप्थ। तो दिसंबर में आपने देख लिया लास्ट ईयर का जो डेप्थ टू इक्विटी रेशो था वो बढ़ा हुआ था, लेकिन हो सकता है कि इस साल में डेप्थ टू इक्विटी रेशो थोड़ा सा आपको कम दिखाई दे, क्योंकि इन्होंने लास्ट क्वार्टर में अच्छा खासा डेप्थ यहाँ पे कम किया हुआ है, जिसके कारण भी स्टॉक में आपको अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिला हुआ है। तो देखते हैं किस तरीके से इसके रिजल्ट्स आते हैं। बाकी जो न्यू इन्वेस्टर है यहाँ पे डायरेक्टली आपको बाय नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी आपका जो टारगेट्स दिए हुए उसके आसपास में ऑलरेडी पहुँच चुका है, और लगभग यहाँ से 37% की अपसाइड दिखाई दी है। हालांकि पूरा का पूरा मेटल स्टॉक आपका अच्छा खासा, पूरा मेटल सेक्टर अच्छे खासे तेज़ी में है, लेकिन फिर भी आपको क्या है, थोड़ा सा डीप पे ही यहाँ पे सोचना है। तो बाकी अगर किसी को इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरा सजेशन तो रहेगा कि आपको ये लेवल पे बिल्कुल भी बाय नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है, क्योंकि 390 इसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी निकल के आता है। और लगभग जो CLSA ने टारगेट दिए वो लगभग 390 के पास में ही है। तो अभी यहाँ से ज़्यादा अपसाइड बची नहीं है, लगभग 15% के आसपास कुछ बोली जा रही है अपसाइड, तो ज़्यादा अपसाइड मेरे हिसाब से तो बची नहीं है। तो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करो, कुछ डीप आता है तो डीप पे आप यहाँ पे सोच सकते हो। बाकी फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से एक बार ज़रूर बात कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। ये किसी भी तरीके का बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर बात कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।